हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, मैटर के मेनली 3 फिजिकल स्टेट होता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ओवरऑल 5 फिजिकल स्टेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट आउट ऑफ दीज 5 फिजिकल स्टेट्स, only 3 physical states, solid, liquid and gas, are most common physical state. Bose-Einstein condensate and plasma state naturally अर्थ एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सन में, अदर प्लेनेट में एंड हेवनली बॉडीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन नहीं है हमारे लाइफ में, और इनका स्टडी हम जनरली रेयरली ही करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में तरीके से इसका स्टडी नहीं होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 ही स्टेट हमको पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द मोस्ट कॉमन फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फिजिकल स्टेट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फेज एंड फिजिकल स्टेट। हम कहते हैं सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। तो फिजिकल स्टेट भी तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। फिजिकल स्टेट और फेज ऑफ मैटर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अब देखिए, फिजिकल स्टेट एक ब्रॉड टर्म है और फेज एक स्मॉल टर्म है। एक ही फिजिकल स्टेट में मोर देन 1 फेज हो सकते हैं। एक ही फिजिकल स्टेट में मोर देन 1 फेज हो सकते हैं। जैसे लिक्विड में आप सॉल्यूशन फेज भी कह सकते हो और कोलाइडल फेज भी कह सकते हो। कोलाइडल भी एक फेज ऑफ मैटर और सॉल्यूशन भी एक फेज ऑफ मैटर। जो फेज है दैट इज़ फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट, चाहे उसका फिजिकल स्टेट सेम ही क्यों ना हो। लेकिन फिजिकल स्टेट क्या है? ऐसा स्टेट जो सेम कंपोजिशन ऑफ मैटर है, कंपोजिशन सेम है बट वो फिजिकली डिफरेंट है। जैसे आप ऐसे समझिए कि H2O है और इसको हमने फ्रीज कर दिया तो इससे बन गया आइस, और इसको आइस को हीट कर दिया तो बन गया लिक्विड, लिक्विड को हीट कर दिया तो बन गया वेपर। तो तीनों है तो H2O ही ना। आइस को हीट किया, लिक्विड फॉर्म में आया, लिक्विड को हीट किया, वेपर फॉर्म में गया। लेकिन ये तीनों क्या हैं? H2O ही है। तो तीनों के केमिकल कंपोजिशन सेम है लेकिन फिजिकल स्टेट अलग हैं। तो ये 3 फिजिकल स्टेट्स हो गए। तो पहले हम लोग कंपेयर करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। इसके पहले आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। सॉलिड मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होता है, हैविंग फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर in which shape and volume of matter become fixed is called physical solid state. मैटर का वो फिजिकल स्टेट जब उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे आप वाटर को याद करिए, वाटर इज लिक्विड। तो अगर हम वाटर को किसी कंटेनर में रखते हैं, आप ग्लास में रख दीजिए, बीकर में रख दीजिए, तो वाटर को हम जिस कंटेनर में रखते हैं वाटर उसी कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है। दिस मीन्स द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, इट एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। सच फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड। गैसियस क्या होता है? गैस मीन्स neither fix shape nor fix volume।
मतलब मैटर का वो फिजिकल स्टेट जिसमें इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स ना होता हो उसे कहते हैं गैस। ये शेप और वॉल्यूम दोनों उस कंटेनर का ऑक्यूपाई करता है जिस कंटेनर में इसको हम रखते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम आर कॉल्ड गैस। जैसे अगर आप किसी सिलेंडर में या किसी बैलून में गैस को फिल करते हो तो उस गैस का शेप कैसा होगा? बैलून के शेप में होगा। और उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम के इंटरनल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो उसका कैपेसिटी है उसना इसका वॉल्यूम होगा। अगर फ्लेक्सिबल है तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। तो गैसियस मीन्स ऐसा फिजिकल स्टेट जिसमें मैटर जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी के शेप और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इसका अपना फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। इसके अलावा आप देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी सॉलिड लिक्विड गैस को आप डिफाइन कर सकते हो। आप लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा क्लास 9 में। क्या होता है ये? मेल्टिंग पॉइंट में द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। सेकेंड थिंग, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग बोथ आर सेम प्रोसेस। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस को डिफाइन करना है। तो आप कहोगे द सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज एबव रूम टेम्परेचर। हुज मेल्टिंग पॉइंट इज एबव रूम टेम्परेचर। ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई होता है, एबव होता है, उसी को हम सॉलिड कहते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होगा और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वो मेल्ट करके लिक्विड में आएगा। तो ये हो गया सॉलिड। ऐसे ही आप गैस को डिफाइन कर सकते हो, द सब्सटेंसेस हुज बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। हुज बॉइलिंग पॉइंट is below room temperature। ऐसे मैटर्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होते हैं उनको हम कहते हैं गैस। और लिक्विड किसे कहेंगे? फिर लिक्विड को हम दोनों टर्म यूज करके डिफाइन करेंगे। देखिए, लिक्विड अगर रूम टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड है इसका मतलब वो मेल्ट कब हुआ होगा? किस टेम्परेचर पे? बिलो रूम टेम्परेचर। और वो बॉयल कब होगा? एबव रूम टेम्परेचर। तो आप कहोगे द सब्सटेंसेज हुज मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर and boiling point is above room temperature। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से बिलो होते हैं लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से एबव होते हैं उसको हम लिक्विड कहते हैं। तो देखिए, आप इन तरह से दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो किसको? सॉलिड, लिक्विड और गैस को। आप इनको शेप और वॉल्यूम के बेसिस पे या फिर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इनके प्रॉपर्टीज देखिए, सॉलिड का क्या होता है? प्रॉपर्टीज में भी पहला चीज़ आप देखेंगे इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम मतलब ये पहला पॉइंट ही इसका प्रॉपर्टी भी हो जाएगा और दूसरा पॉइंट भी इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा।
मतलब आप कह सकते हो सॉलिड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और गैस की सबसे कम होती है। अब देखिए फ्लूइडिटी, आप देखो ये रिजिड होता है, रिजिड का क्या मतलब है? रिजिड मीन्स the property of solid due to which we can't deform the shape of solid by applying small deforming force। जैसे ये है, प्लास्टिक है लेकिन है तो सॉलिड, अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो फोर्स लगाने पे शेप चेंज नहीं हो रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिजिडिटी, और ये प्रॉपर्टी होता है सॉलिड में। लिक्विड और गैस के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? शेप उसका चेंज हो जाएगा। दिस मीन्स लिक्विड और गैस जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, वो रिजिड नहीं है, उनके अंदर रिजिडिटी नहीं होती है। रिजिडिटी किस में होती है? सॉलिड में। लिक्विड और गैस जो होते हैं फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड, ये फ्लूइड मीन्स क्या है? फ्लूइड मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैस ड्यू टू विच दे कैन फ्लो। लिक्विड और गैस के पास फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड और गैस के पास फ्लूइडिटी है और सॉलिड के पास रिजिडिटी है। नेक्स्ट थिंग देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पे होता है हाई, इसमें होता है इंटरमीडिएट, और यहाँ पे होता है लो। देखिए अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। यानी कि लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स गैस के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा है और सॉलिड से कम है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और यहाँ पे कहेंगे लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट थिंग देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, जो गैपिंग है, वो सॉलिड में बहुत कम होता है, बहुत ही स्मॉल गैपिंग होता है, और यहाँ पे अगेन इंटरमीडिएट होगा और यहाँ पे लार्ज गैपिंग होता है। गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में इतना ज़्यादा गैपिंग होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर के बीच में हम आसानी से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा स्पेस होता है गैस के मॉलिक्यूल में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा गैपिंग होती है मॉलिक्यूल के बीच में कि हम उसके बीच में आसानी से कंफर्टेबल वे में इंटर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप किसी सॉलिड के अंदर घुसने की कोशिश करें तो नहीं पॉसिबल है। देख जैसे ये सॉलिड है, इसके अंदर हम घुस सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि गैपिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो बहुत कम होता है, उसमें हम इंटर नहीं कर सकते। हाँ, कोई शार्प एज इंस्ट्रूमेंट है, निडल है, उसको आप इसमें इंटर कर सकते हो, या किल है तो हैमरिंग करके इसके अंदर घुसा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पेसिंग कम है, तो किल की हैमरिंग करने से स्पेसिंग बढ़ जाएगी और उसके अंदर इंटर कर जाएगा, लेकिन हम नहीं इंटर कर सकते। लिक्विड को देखिए, लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, उसमें हम इंटर कर सकते हैं आसानी से, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम होता है सॉलिड में। थर्ड थिंग, नेक्स्ट थिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट थिंग इज काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसे थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब आप समझते होंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू विच दे मूव्स, रोटेट और वाइब्रेट्स। मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो जिस एनर्जी की वजह से हो रहा है उसी एनर्जी को हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होता है गैस का, उससे लो होता है लिक्विड का, और सबसे लो होता है सॉलिड का। सॉलिड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होती है, इतनी स्मॉल होती है कि मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस पे वाइब्रेट कर सकते हैं,
वाइब्रेट कर सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकते हैं। मॉलिक्यूल कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर मेन पोजीशन। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से हाई होता है, दैट्स वाई लिक्विड मॉलिक्यूल कैन मूव बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। जिस कंटेनर में हम रखते हैं उस कंटेनर में सरफेस, लिक्विड के सरफेस के लोअर वॉल्यूम में लिक्विड के मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करते रहते हैं। और गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि गैस के मॉलिक्यूल होल वॉल्यूम में रेंडमली मूव करते हैं, होल वॉल्यूम में रेंडमली मूव करते हैं। और इसीलिए गैस जो होते हैं ये वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी वाले। गैस के मॉलिक्यूल, जैसे आप इसको समझिए, प्रेशर क्यों लगाते हैं? किसी भी कंटेनर में जिसमें गैस को रखा जाता है उसके वॉल पे गैस प्रेशर लगाता है। कैसे लगाता है समझिए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो जब रेंडमली मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे देखो बीच में से मुड़ेंगे नहीं, ये बीच में से कब मुड़ेंगे? जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये जब रेंडमली मूव करते हैं तो इनका कोलिजन आपस में भी होता है और वॉल ऑफ कंटेनर से भी होता है। जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो इनके इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, कंटेनर के वॉल पे एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू ma के इक्वल, मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल फोर्स कंटेनर के वॉल पे लगाएंगे। और ये फोर्स हर एक कोलिजन से लगेगा, हर एक कोलिजन से इतना फोर्स लगेगा कंटेनर के वॉल पे। और ये जो फोर्स होगा हर एक डायरेक्शन में लगेगा कंटेनर के वॉल पे, क्योंकि ये उनका मूवमेंट रेंडम है, हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये हर एक डायरेक्शन में कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगाते हैं और इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल के पास प्रेशर एक्सर्ट करने की टेंडेंसी होती है जो लिक्विड और सॉलिड में नहीं होता। हाँ, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी वॉल पे प्रेशर लगाते हैं लेकिन पूरे कंटेनर पे नहीं लगा सकते, जहाँ तक वॉल्यूम होता है वहीं तक लगाते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो सबसे ईजी एग्जाम्पल हमारे पास है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। देखो, वाटर वेपर और गैस दोनों अलग चीज़ें हैं। वेपर एंड गैस दोनों सेम नहीं होता है। वेपर एंड गैस बोथ आर नॉट सेम। गैसियस स्टेज वेपर का भी है और गैस का भी होता है। तो गैस और गैसियस स्टेज, ये गैस नहीं, ये गैसियस स्टेज है रियल में, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे वेपर है, तो वेपर का फिजिकल स्टेट गैसियस होता है। लेकिन जो गैस टर्म हम यूज़ करते हैं और वेपर टर्म यूज़ करते हैं दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिए। जो गैस है, कोई भी सब्सटेंस अगर ऐसा गैसियस फॉर्म है जिस पे प्रेशर अप्लाई करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने क्या किया, गैस को कूल नहीं किया, क्या किया, ओनली प्रेशर अप्लाई किया। और प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेशन करके हम उसको लिक्विफाई कर दिए। अगर अनकम्प्रेशन गैस लिक्विफाई हो गया तो उस गैसियस सब्सटेंस को वेपर कहते हैं। बट अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है और उस पर प्रेशर अप्लाई करने से, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दिस मीन्स दैट इज गैस। तो गैस और वेपर में ये डिफरेंस है कि हम गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन वेपर को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। हाँ, यहाँ पे देखिए, आइस, वाटर और वाटर वेपर, इन तीनों के फिजिकल स्टेट डिफरेंट है लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम है। इन तीनों के केमिकल कंपोजिशन क्या है, वाटर ही है। यहाँ पे वाटर सॉलिड के फॉर्म में है और यहाँ पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में है और यहाँ पे वाटर क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो इन तीनों ही केस में फिजिकल स्टेट क्या है, H2O, केमिकल कंपोजिशन H2O, और फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक ही सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट अलग अलग क्यों? आखिर में क्या डिफरेंस है इन तीनों में कि इन तीनों के फिजिकल स्टेट अलग हो गए? तो अब आप किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए या समझने के लिए आप इन दो टर्म को पहले अच्छे से समझिए। कौन से टर्म? काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। देखो, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का वर्क क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स टेंड्स टू होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर।
ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे मॉलिक्यूल को दूर जाने से रोकता है, एक साथ होल्ड करने की कोशिश करता है। कौन? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और दूसरा फोर्स जो हमने बताया थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं भाई। क्यों? वाई काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। इस चीज़ को समझने के लिए आप किसी गैस को कूल करिए, गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है कूल करने से। कूल करने से काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। यानी कि हम किसी गैस को कूल कर रहे हैं तो उसके अंदर से हीट निकालना है। हीट निकालने का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर से हीट एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो हीट एनर्जी है, हिडन है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसी को कहते हैं हम थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हिडन है और इसी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। थर्मल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू मेक द पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? पार्टिकल को एक दूसरे से दूर दूर ले जाने की कोशिश करता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन टेंड्स टू मेक द पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या करता है? पार्टिकल को एक साथ होल्ड करने की कोशिश करता है। मेक द पार्टिकल टेंड्स टू मेक द पार्टिकल टुगेदर, टेंड्स टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या करता है? पार्टिकल को एक साथ होल्ड करने की कोशिश करता है। और थर्मल एनर्जी पार्टिकल को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करता है। दिस मीन्स आप कहो तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट टेंडेंसी दोनों का। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दो पार्टिकल को पास होल्ड कर रहा है और थर्मल एनर्जी पार्टिकल को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। दोनों फोर्सेस बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर यहाँ पे हम दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को देखें, थर्मल एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, रेंडमली मूव करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उनको होल्ड नहीं कर पाएगा। तब इस केस में वो एग्जिस्ट करेंगे गैसियस स्टेट में। यानी कि गैसियस स्टेज में वो सब्सटेंस होता है जिसका थर्मल एनर्जी की वैल्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। दोनों एक तरह से कहिए कि एनर्जी के फॉर्म में अगर थर्मल एनर्जी की वैल्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से स्ट्रांग होगा, हाई होगा, तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स थर्मल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रैंडमली मूव करेंगे। उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उनको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो गैसियस स्टेज में एग्जिस्ट करेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, थर्मल एनर्जी लो होगी, तब वो सॉलिड होंगे। सब्सटेंस की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है और काइनेटिक एनर्जी लो है तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे। थर्मल एनर्जी उनको होल्ड करके रखेगा एक साथ और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होल्ड करके रखेगा, थर्मल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में मूव नहीं कर पाएंगे। तो दिस मीन्स पार्टिकल अपने प्लेस पे फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। पार्टिकल को होल्ड कर लेगा स्ट्रांगली और थर्मल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे। दिस मीन्स वो फिक्स प्लेस पे रहेंगे, अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, यानी कि वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कब? जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा काइनेटिक एनर्जी पे। देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज स्ट्रांगर देन थर्मल एनर्जी, तो सब्सटेंस हो जाएगा सॉलिड। और दूसरा कंडीशन है इसका अपोजिट, थर्मल एनर्जी इज हायर देन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग है और थर्मल एनर्जी लो है तो ऐसे केस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग है, थर्मल एनर्जी लो है तो सॉलिड, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लो है, थर्मल एनर्जी हाई है तो गैस। अगर दोनों इक्वल हैं तब एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेज में। कोई भी सब्सटेंस लिक्विड कब होगा? जब मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस के वजह से सरफेस को स्किप नहीं कर पाएंगे और थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली मूव भी करेंगे, तो सब्सटेंस हो जाएगा लिक्विड। तो दिस मीन्स लिक्विड वो सब्सटेंसेस जो होते हैं
जिनकी थर्मल एनर्जी की वैल्यू नियरली उनके इंटर माइक्रो अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप थर्मल एनर्जी और इंटर माइक्रो अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस को डिस्क्राइब कर सकते हो। देखिए, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है, दिस मीन्स उसका थर्मल एनर्जी लो और इंटर माइक्रो अट्रैक्शन स्ट्रांग। तो आप इसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? थर्मल एनर्जी लो है, इसको बढ़ा दीजिए, यानी कि इसको हीट करेंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब थर्मल एनर्जी और इंटर माइक्रो अट्रैक्शन की वैल्यू इक्वल होगी तो ये सब्सटेंस लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। इसको अगर हम और ज़्यादा हीट करते हैं तो और ज़्यादा हीट करेंगे, थर्मल एनर्जी और हाई होगा और इसका थर्मल एनर्जी इंटर माइक्रो अट्रैक्शन से स्ट्रांग हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तब ये सब्सटेंस आ जाएगा गैसियस स्टेज में। अगर कोई सब्सटेंस गैस है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो गैस है लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस का थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है और इंटर माइक्रो अट्रैक्शन कम होता है, तो आप इसको दो तरह से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाई कंप्रेशन और बाई कूलिंग। बाई कंप्रेशन और बाई कूलिंग। कंप्रेशन मतलब प्रेशर अप्लाई करके, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अगर हम कूल करते हैं तो थर्मल एनर्जी घटता है। तो आप थर्मल एनर्जी को घटा के भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो बाई कूलिंग, या फिर इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन को इंक्रीज करके बाई कंप्रेशन भी हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि लिक्विड में दोनों इक्वल होता है। कौन? थर्मल एनर्जी और इंटर माइक्रो अट्रैक्शन, दोनों को इक्वल करना है। तो जो लार्ज वैल्यू है या तो उसको घटा दीजिए, थर्मल एनर्जी को घटा दीजिए बाई कूलिंग, या तो जो स्मॉल है उसको बढ़ा दीजिए बाई कंप्रेशन, इंटर माइक्रो अट्रैक्शन को बढ़ा दीजिए। तो दोनों ही तरीके से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो देखिए, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड का इंटर माइक्रो अट्रैक्शन ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, इसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अब हम क्या कर सकते हैं? हम डिक्रीज कर सकते हैं थर्मल एनर्जी को, दोनों इक्वल है। थर्मल एनर्जी लो चाहिए, इंटर माइक्रो अट्रैक्शन स्ट्रांग चाहिए हमको, तो क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी को घटा दें बाई कूलिंग, तो ये चेंज हो जाएगा सॉलिड में। इस तरह से हम सॉलिड लिक्विड गैस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाई कूलिंग और कंप्रेशन, बाई हीटिंग और कंप्रेशन। देखो, यहाँ पे तीन चीज़ें, कूलिंग, हीटिंग एंड कंप्रेशन, तीनों से फिजिकल स्टेट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है ये आप आसानी से आप समझ सकते हो। ओके, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेज, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को ओनली गैसियस स्टेज ही पढ़ना है, लिक्विड का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, और सॉलिड पूरी तरह से क्लास 12th में है। तो आप लोगों को क्लास 11th में बेसिकली ये चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को ओनली गैसियस स्टेट ही डिटेल में पढ़ना है। बाकी पोर्शन जो लिक्विड का है इसमें बहुत स्मॉल पोर्शन पढ़ना है, और सॉलिड स्टेट पूरी तरह से क्लास 12th में एक अलग चैप्टर में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेज।